हेलो दोस्तों, क्लास 10th गणित वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1। आज इस वीडियो में चैप्टर 1 कंप्लीटेड करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। इसका एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 को करेंगे पूरा हल, और लास्ट में आता है प्रश्नावली 1.4, जो कि इसका पूरा हल करने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो में। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रियल नंबर्स, तो इनका ये है परिभाषा। वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं या बनाती हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 8, 6, 2, √5, 3/5 और भी संख्या हो जाएंगी। परमेय और अपरमेय मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसको हम R से दिखाते हैं। इसका हो जाएगा एग्जाम्पल। अब थोड़ा देख लेते हैं परमेय संख्या कैसे कहते हैं। देखिए, परमेय संख्याएं रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो लेकिन Q कभी शून्य ना हो। ठीक है, P और Q पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, लेकिन Q है ना, Q शून्य नहीं होना चाहिए। पूर्णांक में हमारे सारे नंबर होते हैं। ठीक है, प्लस की होती है संख्या है, माइनस की होती हैं, और साथ में 0 भी होता है, लेकिन जो Q है, जो मतलब Q का मतलब हर, ये हर है, इसका 0 नहीं होना चाहिए। ओके, इसका हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको हम Q से दिखाते हैं परमेय संख्या को, और लिखते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन दिखाते हैं Q से। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 0 भी होता है परमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सब हो जाएंगे परमेय संख्याएं, क्योंकि इनको हम इसको बटे में लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ओके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन कभी शून्य ना हो। ये दोनों पूर्णांक हो सकते हैं लेकिन कभी शून्य नहीं होना चाहिए, वरना ये अपरमेय संख्या भी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, रूट में 5 अपरमेय संख्याएं को हम रूट में अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। देखिए, रूट में 5 हो जाएगा, रूट में 7 हो जाएगा, रूट में 11, रूट में 13, रूट में 17 हो जाएगा, रूट में 19 हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे हो जाएंगे। ये आपका है अनंत का चिन्ह, ये जानते ही हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है भाई, ये आपको सब आना चाहिए। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। देखिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए, ये तो आपको पता ही होगा। इसको दिखाते हैं n से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी सारे गिनती है ना, गिनती कोई कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसका है एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसके आगे। तो हमारा दोस्तों यहाँ से होता है इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 1.1 को हल करने के लिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये क्या होता है, इसका एक सूत्र होता है A = BQ + R, जहाँ 0 है, R से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ओके, ये बराबर का निशान होता है, और ये क्या होता है, ये जिसके ओर घुमा होता है ना, वो बड़ा होता है। ठीक है, और R से बड़ा क्या है, B है बात समझ में। अब देखिए, अब A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है, थोड़ा सा भाग लगा करके देखते हैं। ये है इसका एग्जाम्पल। 2 में अगर हम 5 में भाग लगाएं तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमारा ए क्या बचा, शेषफल बचा। तो जो ए जो बीच में होता है, बीच में, उसको कहते हैं ए मतलब भाज्य। जो हमारा यहाँ से जिसमें 2 है ना, 2 क्या होता है, बी होता है। बी को क्या बोलते हैं हम, भाजक बोलते हैं। ओके, अब देखिए क्यों क्या है, ये हमारा क्या है, भागफल होता है। जो 2 है ना, ये भागफल है। आर क्या है, जो शेषफल आया है वही शेषफल होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसका हम यूज कैसे करेंगे, वही थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया था तो 1 आया था, मतलब यहाँ पे 0 नहीं आया। कैसे लेंगे, चरण 1 में लिखेंगे सूत्र की, यही सूत्र यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो क्या सूत्र है, A = BQ + R है ना, तो A हमारा क्या है, 5 है, 5 और क्या है, बराबर लगा दिया। अब B हमारा क्या है, 2 है, गुणा लगा दिया। अब Q
क्यू की बारी है, क्यू हमारा ये है, ठीक है। अब प्लस आर हमारा ये है, ठीक है। यहाँ पे जीरो आएगा तो हमारा कहानी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जीरो नहीं आया। अब लिखते हैं चरण 2। हम क्या हम करेंगे, एक को यहाँ लिख करके दो यहाँ उतार करके फिर हम भाग लगाएंगे, तो 1 2 का 2, जो कि यहाँ पे क्या हो गया, जीरो आ गया। तो क्या लिखेंगे, चरण 2 में 2 लिखेंगे, ए बराबर ये क्या है, बी हमारा ये है, ठीक है। और ये हमारा क्यू है, ये क्यू है, और आर हमारा क्या है, शेषफल आ गया। यही सूत्र में यहाँ पे रख देंगे आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कौन काटा, ए काटा ना, HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। छोटा सा था एग्जाम्पल। अब देखते हैं थोड़ा कुछ नियम है ना, उसको देख लेते हैं। देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भाज्य क्या होता है, ए होता है, जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया है। बी क्या है, भाजक है, गुणा लगा दिया। क्यू क्या है, भागफल है। आर क्या है, शेषफल है। अब देखते हैं थोड़ा सा और, बस ये लास्ट पॉइंट है। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है, ठीक है, याद रखेंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। जब यहाँ तक बात आ ही चुका है तो यहाँ भी जान लेते हैं थोड़ा सा कि यार HCF और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है। बस यही तो देखने वाले हैं। देखिए LCM एंड HCF क्या है। देखिए LCM को पहले देखते हैं ना। LCM, L का मतलब क्या है, लोएस्ट। C का मतलब क्या है, कॉमन। M का मतलब क्या है, मल्टीपल। इसका हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं। लोएस्ट का मतलब क्या है हिंदी में, कम से कम। कॉमन का मतलब सामान्य। मल्टीपल का मतलब गुणा। तो इन्हीं को सबको मिला क्या बोलते हैं, LCM को मिला के बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ओके। अब देखते हैं HCF। अब देखते हैं H का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। C का मतलब क्या होता है, कॉमन। F का मतलब क्या होता है, फैक्टर। तो इसका हिंदी में क्या होता है अर्थ, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, महत्तम। कॉमन का मतलब सामान्य। फैक्टर का मतलब कारक। तो इसी को मिलाकर क्या बोलते हैं, HCF को मिलाकर के बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ओके। तो ये होता है HCM, ये होता है HCF, ये होता है LCM, जो कि लघुत्तम समापवर्तक है। तो यह रहा थोड़ा हमारा एक्सरसाइज। तो अभी तो शुरुआत हुआ है, मतलब ये रहा एक्सरसाइज का 1.1 का रूल्स, ठीक है। युग्मित विभाजन प्रमेय, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए युग्मित विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पहला दिया गया 135 और 225, ठीक है, इनका हमको यूज करना है। देखिए क्या करेंगे, 225 को लिख करके 135 को यहाँ लगा देंगे, और 225 में 135 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ लिख देंगे पहले युग्मित विभाजन प्रमेय। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 135 लिख करके इसमें भाग लगाएंगे, क्या होगा, 135 से कम 135, जो कि 90 आएगा शेषफल लिखे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, जीरो नहीं आया। जब जीरो नहीं आया तो क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम, और इसका यह सूत्र लगा देंगे, युग्मित विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R। चरण 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे भाज्य बराबर क्या है, 225 है, बराबर बराबर लगा दिया। और B क्या है, B हमारा ये है 135 हो जाएगा। और Q यहाँ गुणा है तो गुणा लगा दिया। और Q क्या है, Q हमारा क्या है, ये है भागफल। और प्लस लगा करके R क्या है, R हमारा ये है, जो कि 90 आया। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लगाएंगे चरण 2 लिखेंगे। अब हम 90 में 135 यहाँ पे उतारेंगे और भाग लगाएंगे, तो 90 है कम 90, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, शेषफल 45 आया, यहाँ पे जीरो नहीं आया। फिर यही करेंगे, चरण 2 135 बराबर 90 गुणे 1 अब प्लस शेषफल 45। तो ओके। तब देखते क्या करेंगे, 90 को यहाँ पे उतार लेंगे, तब 45 दूना 90, जो कि दोस्तों देखिए यहाँ पे शेषफल जीरो आ गया। तो हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है, ठीक है। तो चरण 3 में क्या हुआ, 90 भाज्य बराबर 90 बराबर भाजक क्या है, 45 है, और भागफल क्या है, 2 है, और प्लस शेषफल जीरो आ गया है ना।
तो यहाँ क्या होगा, अंतिम शेषफल 0 है वह भाजक 45 है, तो इसका क्या लिखेंगे, अतः HCF 135 का मान 225 का कौन काटा इसको, ये 45 ने क्या है इसका भाजक है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा भाजक 45 है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। एक सौ 96 और 38,220 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख करके इसमें 196 में इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो हमारा देखिए दोस्तों, एक ही बार में ये सब कट चुका है ना, क्योंकि एक ही बार में क्या आया, इस पर 0 आ चुका है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, A बराबर BQ प्लस R होता है, ये तो सूत्र है। तो चरण एक ही में क्या हो गया, 0 आ चुका है ना। तो क्या लिखेंगे, भाज्य ये है, भागफल में भाजक ये है, और ये क्या है, भागफल 195 है, और शेषफल क्या आया, 0 आया। तो क्या होगा, अतः HCF क्या आया, किसने काटा इसको, भाग को 196, तो भाजक क्या हो जाएगा 196, जो कि यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो इसी प्रकार ये भी देख लेते हैं, 867 और 225 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लगा देंगे। इसमें हम क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। तो भाग कराएंगे, क्या आया, इसमें हम भाग कराएँ तो शेषफल क्या है, 102 आया, जो कि शेषफल क्या है, 0 नहीं आया। तो लिख देंगे चरण एक में 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। ठीक है, ये तो लिखना जानते हैं, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये शेषफल है। ठीक है, इसमें आराम से सूत्र में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल क्या नहीं, 0 होना चाहिए। अब आएंगे चरण 2, 102 यहाँ लिख करके 255 यहाँ पर उतार करके भाग लगाएंगे, 102 दूना है 204 आया, मतलब शेषफल 0 फिर नहीं आया। तो चरण 2 में फिर वही लिख देंगे 255 गुणे क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक और भागफल और शेषफल। अब देखिए चरण 3 में क्या हुआ, 51 में 102 को यहाँ पे भाग लगाए, तो 51 दूना 102, जो कि पूरा कट गया। तो शेषफल क्या है, 0 आया ना। लिख देंगे चरण 3 में 102 है, भाजक क्या है 51, भागफल 2 और शेषफल आ गया 0। तो अतः HCF क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, एक यहाँ पे क्या लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, क्या दे गया है, 6Q + 1 6Q + 3, जहाँ लगाएंगे दिमाग, क्या लगाएंगे, ये सूत्र होता है A बराबर BQ + R होता है। ओके, तो हमारे देखिए यहाँ पे लिखे हम, यही यहाँ पे हम लिखे हैं ना 6Q + 1, तो हम देखते हैं हम 6 क्या है, ये B की जगह पे है ना, या Q तो Q है, R भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन A नहीं दे रखा है ना, A नहीं दिया है इसमें, तो क्या मानेंगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, A होगा। ठीक है, और जो हमारा B होगा वो क्या होगा, 6 को होगा, क्या होगा जी, जो B हमारा दे रखा है 6 दे रखा है, 6 जो कि B के स्थान पे है, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अतः इस शेषफल क्या हो, 6 के 6 से कम होगा। ठीक है, जो हमारा शेषफल होगा वो 6 से कम होगा। ठीक है, कैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। ओके, कम। अब देखिए लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ + R एक सूत्र होता है, ये आपको पता है। तो बनाएंगे केस 1, जब R बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे इस सूत्र में रखेंगे A रखेंगे बराबर B जगह क्या होगा, चूँकि हमारे B की जगह क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 हो जाएगा, Q तो Q प्लस R की जगह क्या रखेंगे, 0, क्या हो जाएगा, A बराबर 6Q हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या। लेकिन यहाँ पे कुछ याद रखेंगे, Q कोई भी पूर्णांक हो 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाता है। अगर Q हमारा देखिए कोई भी पूर्णांक हो, चाहे 6 हो 7 हो 8 हो कोई भी हो, अगर उसमें हम 6 से गुणा कर देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे 5 हो गया, तो 5 × 30, 30 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये सम संख्या, और हमको क्या बताना है, विषम पूर्णांक बताना है ना।
तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे बनाएंगे हम केस 2। केस 2 में क्या हो जाएगा, जब आर बराबर यहाँ पे क्या रखा था, 0 रखा था, अब यहाँ पर रखेंगे वो 1, क्या हो जाएगा, ए बराबर 6³ + 1 हो जाएगा। देखिए 6 और 1 क्या होता है, 7 होता है। तो ये 6 क्या है, सम है, और 1 क्या है, विषम है। तो सम और विषम को जोड़ेंगे क्या होगा, विषम ही आएगा। तो ये विषम को क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि विषम धनात्मक पूर्णांक को बताना है। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, केस 3 में आर बराबर 2 रख देंगे, तो ये बराबर 6³ + 2 हो जाएगा। बस आर की जगह चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सम हो जाएगा, ये भी सम हो जाएगा, सम 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 ही होता है। आगे देखते हैं केस 4 में देखते हैं, जब आर बराबर 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे, तो ये भी क्या है, सम है, और ये क्या है, विषम है। सम विषम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। देखिए सेकेंड हो जाएगा समीकरण, हमको केवल विषम को लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सम आया है, आर की जगह क्या रखा है, 4 रखा है, क्या है, सम 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 है। तो ये लास्ट बच्चा है 5, क्योंकि यहाँ पे क्या हो, आर का मान 5 था, तो 5 तक हो चुका है ना। ए बराबर 6³ + 5, यहाँ आर की जगह क्या रखा है, 5 रखा है, तो सम प्लस सम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो हो जाएगा समीकरण 3। तो अब हमारा पूरा मान हल हो चुका है। अब थोड़ा लास्ट में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अब हम दोस्तों लास्ट में लिख देंगे, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको यही दिया रहेगा ना, 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप का होता है, ठीक है। आया बात समझ में। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लेते हैं ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, क्या है यहाँ पे आप पढ़ लीजिए ना। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या के लिए क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, और न्यूनतम संख्या अगर क्वेश्चन में आ जाएगा क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ये आपको एक नोट याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, प्रश्न अनुसार हल हो जाएगा। HCF ले लेंगे 616, 32 का, ठीक है। तो यहीं लगा देंगे हम, और यहाँ पे नोट आपको याद रखना है जो कि हमने आपको बताया था। अधिकतम संख्या के लिए HCF और न्यूनतम संख्या के लिए LCM निकालते हैं। ओके, तो हम पहले की तरह इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमने यहाँ पे भाग दे दिया है ना, क्या आया, चरण यहाँ से क्या आया था, चरण 1, चरण यहाँ से 1 आया, यहाँ से 2 चरण में क्या हो गया, हल हो गया। चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं। चरण 1 में क्या हुआ, जब इसको भाग दिया क्या आया, शेष पर क्या आया, 8 आया। तो यही लिख देंगे 616 बराबर 32 गुणे 19 और प्लस शेष पर की जगह 8। अब चरण 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे, तो 8 जगह 32 हो जाएगा, जो कि शेष पर क्या आया, 0 आया। तो 32 पर क्या है, भाज्य है, अब भाजक 8 है, गुणे भागफल क्या है, 4 है, और शेष पर क्या है, 0 आ गया। तो HCF क्या हो जाएगा, 616 का 32 का कितने काटा इसको, 8 ने काटा। तो टुकड़ी क्या हो जाएगा, उसमें पूछा था क्वेश्चन में कितनी टुकड़ी बनेगी ना, तो टुकड़ी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 4 को तो हमने हल कर रखा है, लेकिन आपका क्वेश्चन शायद आपके पास नहीं होगा, तो क्वेश्चन आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, दिखा देते हैं। होगा तो आप जब भी इसको क्वेश्चन को एक्सरसाइज 1 को हल कीजिएगा ना, तो आपके पास बुक होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, दिखाना है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है। तो हम हल कर अब आपको दिखा देते हैं। हम क्या बोला था, माना धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है ना, यहाँ पे क्या दे रखा था क्वेश्चन में, 3m + 1, ठीक है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा। ओके, तो जब b का मान 3 हो जाएगा तो r का मान क्या होगा, 3 से कम होगा, 0, 1, 2। ये कि शुरू में कंडीशन क्या होता है, जो हमने आपको शुरू में बताया था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, a बराबर b + r। यार आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए हम एक नोट्स बना कर लाए हैं, बस वही को आपको एक रिवील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा
तो यहाँ क्या बनाएंगे, केस 1 0 1 2 3 बार केस बनाएंगे और यहाँ पर रख देंगे ना, आर का मान सिर्फ बदलता चला जाएगा। ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है नहीं, बस केवल आपको देखना है, ठीक है। आर का मान 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा, ए बराबर 3m+1 हो जाएगा, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था ना दोस्तों, 3m+1 क्वेश्चन में दे रखा है आपको ना। क्या होगा, जहाँ पे वहाँ 1 दे रखा है ना, वहाँ क्या रखेंगे, आर की जगह पहले क्या रखेंगे, 0। तो 0 रखा, क्या हो जाएगा, ए बराबर 3m। अब उसने बोला था क्वेश्चन में पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग क्या करेंगे, स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर, तो इसको दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा अब 3m का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर बराबर 3 3 9 यानी कि 9m²। थोड़ा सा और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जब हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर, जहाँ पर वो 9m² था तो 3m, 3 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा 3m²। तो 3m² क्या हम मान लेंगे यहाँ पे, 3m² क्या होगा, m हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3m² को हमने मान ही लिया है तो m हो जाएगा। यहाँ से हम समीकरण ए को बना लेंगे, ओके। अब इसी प्रकार से बनाएंगे केस 2, वहाँ पे क्या रखा था 0, अब यहाँ पर रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 3m, शेष पर जगह क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कुछ हल तो कर नहीं सकते इसमें, तो अब क्या हम सीधे करेंगे वर्क करने पर, जो ये क्वेश्चन में बोला था, ओके। क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा और 3m+1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है। एक सूत्र बनाता है ना, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ तोड़ लेंगे, 3m का स्क्वायर प्लस, मतलब क्या ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए क्या क्या हम यहाँ पे करेंगे, 3m², ठीक है, क्या करेंगे 2 3 6, ठीक है, 6m लिख करके, और एक तो कोई मतलब है नहीं, और एक को क्या करेंगे, इसको हम इस बगल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 3 6 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 3m और 6m, ठीक है। इनमें हमको 3m कॉमन मिल जाएगा, ओके। तो हम क्या कॉमन लेंगे, 3 केवल कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा इसके अंदर, 3m का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 3m, ये क्या था, पूरा का स्क्वायर है ना, 3 3 9 m का स्क्वायर यहाँ पे मान सकते हैं, होता है ना। तो 9m² को 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 3m² बचा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, 3m² कर लेंगे, और प्लस 3 दूना 6 2m प्लस 1 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको जो है ना, इनको मान लेंगे m, 3m², 2m+1 क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ओके, जो यहाँ पे हमने दिखाया है। अब क्या बचा 3, और इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया, +1 का रूप, मतलब समीकरण क्या बन गया, सेकेंड बन गया। अब केस 3 क्या करेंगे, r का मान 2 रख देंगे, तो a बराबर 3m + 2 हो जाएगा। अब वर्क करने पर अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ जाएगा, a का स्क्वायर 3m+1 का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, अब a स्क्वायर का a + b का होल स्क्वायर, फिर वही काम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये सूत्र होता है। अब 3 3 9m² हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12m हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी 4 को क्या कर लिया, यहाँ पे 2 दूनी 4 को, या 4 है 3+1 कर लिया, ओके। ताकि हम क्यों ऐसा किया, ताकि हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकें, ओके। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब यहाँ पे 3 कॉमन लिया, क्या हो जाएगा, यहाँ 3 बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3m² हो जाएगा, 3 चौका 12 4m प्लस, यहाँ से 3 जब हट गया, क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे बराबर +1, जो 1 पहले था यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इनको हम मान लेंगे m, देखिए इनको मान लिया हमने m, तो माना m। तो अब हम देखते हैं आगे इसके, उनको हम क्या माना था, m माना था, तो क्या हो जाएगा 3m+1 का रूप थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ दिखा देंगे इसको लास्ट में। अतः समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m+1 के रूप का आता है। बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आप आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो आपको थोड़ा क्वेश्चन दिखा लेते हैं, शायद आपके पास बुक है या नहीं।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, इनको दर्शाना है। यहाँ क्या करना है, पूर्णांक का घन करना है। वहाँ पर हम स्क्वायर लेते थे क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ भी कहेंगे घन क्यूब लेने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या हम वही करेंगे पुराना वाला अड्डा। माना धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वहाँ क्या था 9m+1 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 क्या था b, यहाँ पे 9 होगा वहाँ पे, लेकिन 9 को यहाँ पे 3 मान लेंगे ना, थोड़ा छोटा क्यों, ना दर्शाना ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे b मान लेंगे 3, 9 की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, इतना मान काफ़ी है 0 1 2। ठीक है, यही तो हमारा एक पेज से ज़्यादा हो जाएगा, इतना बहुत काफ़ी है। ठीक है, तो 0 1 2 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर b क्यूब प्लस r ये होता है। वहाँ क्या दिया था 9m+1, तो आप 9m+1 की क्या लिखेंगे 3m+1। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे a बराबर 3m+r। ओके, अब यहाँ पर r का मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मन कर रहा है बोले नहीं, आप यहाँ पे देख ही लो, काम हो जाएगा ना। देखिए r का मान 0 रखा, क्या हो जाएगा यहाँ r जगह 0 हो जाएगा। a बराबर 3m+1, a बराबर 3m। अब घन करने पर इसका क्यूब लगाया, इसका क्यूब लगाया, और 3m का क्यूब होता है 27m क्यूब, और 27m क्यूब से 9 कॉमन हो जाएगा 3m क्यूब, तो इसको हम मान लेंगे m क्या हो जाएगा 9m हो जाएगा। रूप ये हो गया हमारा पहला समीकरण बना लेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है a+b का होल क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं केस दो में क्या रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे, तो a बराबर 3m, यहाँ पे क्या था अब 0 था, अब हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर से वही करेंगे घन करने पर, तो घन कर दिया a का क्यूब 3m+1 का क्यूब हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा a+b का होल क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पे सूत्र आपको दिखाया भी है ना, इसी सूत्र के आधार पर ये हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे रख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या था यहाँ पे a क्यूब था, तो a का क्यूब हो जाएगा प्लस b हमारा 1 है, तो a का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a² b, तो हमारा 3 हो जाएगा, और a का स्क्वायर क्या है 3m का। ठीक है, 3m का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणा 1 a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप क्या है ना a+b का होल क्यूब, ये सेकेंड टाइप होता है। ठीक है, और ये हम थोड़ा सा और विस्तार में आपको दिखाए ना, तो इसका सूत्र हो जाएगा एक और होता है ना a+b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b होता है। तो हमने आपको विस्तार से बताया ना, यहाँ पे विस्तार से देख लो। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों a+b का होल क्यूब, तो a इसको मानिए a, इसको मानिए b, तो a³ + k और b³ + के 3 और a और ये b ब्रैकेट में a + b। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं क्यूब करेंगे, तो 27m क्यूब आ जाएगा। अब एक के क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा। अब क्या होगा 3 3 9m। ठीक है, और एक तो इसी में आ जाएगा। अब 3m+1 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए 27m क्यूब + 1। ठीक है, अब क्या होगा इसमें हम करा देंगे गुणा, 9 3 27m स्क्वायर हो जाएगा, और 9 9m हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा हम इधर उधर कर देंगे ना, इसको थोड़ा क्रम बदल देंगे। 27m क्यूब लिख करके क्या इसको पहले लिख लिया, इसके बाद इसको लिख लिया, और ये इसको लास्ट में भेज दिया, ताकि हम क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम यहाँ से 9 कॉमन ले सके। ओके, देखिए 27 से 9 है, तो इसे 9 हमारा कॉमन हो मिल जाएगा आराम से ना, 9 की पढ़ा में आता है 27, तो 9 यहाँ पे कॉमन ले लिया, क्या बचा 3m का क्यूब, 3 3 9 नहीं दोस्तों 9 3 27, तो 9 3 27 में 3m क्यूब, और 9 27 यहाँ 3m का स्क्वायर प्लस 9m, तो 9 तो क्या लिया था कॉमन लिया था, तो क्या बचा m बचा। तो अब हम इसको मान लेंगे m, ब्रैकेट में क्या मान लेंगे इसको मान लेंगे m, क्या हो जाएगा 9m+1 रूप, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लास्ट मान लेंगे 2 मान लेंगे लास्ट, फिर तो वही करेंगे हम। ठीक है, a बराबर 3m+2 रख दिया। अब मैं क्या कर देंगे घन करने पर, यहाँ फिर इस वही काम करेंगे a³ 3m+2 का होल क्यूब, इसको हम यहाँ से रख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ से विस्तार से नहीं किया, थोड़े एक स्टेप एक्स्ट्रा है यहाँ पे दोस्तों, इस सूत्र का प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है ना, इसका हुआ है प्रयोग। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे
जो जैसे मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो दोस्तों वैसे कर देते हैं, थोड़ा एक ही स्टेप जल्दी हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होगा था यहाँ पे 3m का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के 3a² होता है सूत्र ना। 3 और a का स्क्वायर 3m का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 हो जाएगा जो हमारा वो सूत्र में होता है ना 3, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर नहीं b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा फिर a 3b² होता है ना, 3 हो जाएगा और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और b लास्ट में क्या बचा a आपका ये है। ठीक है, आप आराम से, दिख नहीं रहा ना सूत्र तो आपको दिखा देते, अगर ये दिखाएंगे सूत्र दिखाएंगे तो ये बचेगा, तो ये दिखा रहे सूत्र नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए आप सूत्र को दोनों बार में दिखा दिए। आप आराम से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। 3m का क्यूब 27m क्यूब, 2 का क्यूब 8, फिर 3 का अक्सर क्या होता है 9 होता है, 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, 9 3 27 हो जाएगा। 3 का अक्सर क्या हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 27 और गुणा में क्या है 2 है, तो 27 दूनी 54 हो जाएगा। 54m का स्क्वायर हो जाएगा आप प्लस 3 और 2 कैसे क्या होगा 4 होगा, 4 3 12, 12 3 36, 36m हो जाएगा। ओके, 36m हो जाएगा। अब क्या हमको यहाँ मिला, यहाँ पे 27 से आर को छोड़ देंगे, 54 है 36 से यहाँ पे 9 हमको काम मिल जाएगा ना, 9 के पारा में सब आता है, 9 से काम लगेंगे तो क्या बचा यहाँ पे 9 3 27, 3m का क्यूब 8 को यहाँ पे बगल में कर देंगे ना, तो 9 चौक 54, 6m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 चौके 36। ठीक है, 9 चौके 36 और यहाँ क्या बचा m लिख लिया। ठीक है, अब ब्रैकेट में बंद करके इसको मान लेंगे m, अब m मान लिया तो अब क्या हो जाएगा, तो 9m प्लस 8 हो जाएगा, 9 इसको m प्लस के 8, तो 9m प्लस 8 रूप ये हो गया थर्ड समीकरण। अब दोस्तों देखिए इसको हम लिख देंगे, अतः समीकरण 1 2 व 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों आर का मान सिर्फ हम 3 ही रखा था तो इतना बड़ा आया, और आर का मान हम 9 रखते तो बी का मान अगर हम 9 रखते तो क्या होता, तो 2-3 पन्ना खर्च हो जाता, और सिर्फ इस तो उसका मेन पॉइंट आएगा तो यही आएगा। तो दोस्तों देखिए ऐसे हमारा एक्सरसाइज 1.1 को A to Z हमने बताया दोस्तों। ठीक है, इसके अगले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले इसको हल करने से पहले जानेंगे ना विभाज्यता का नियम ये क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों विभाज्यता का नियम क्या होता है। जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या है ना उसमें हम पता लगा सकते हैं बिना भाग दिए, लंबा वाला भाग दिए पता लगा सकते हैं यह किससे कटेगा, 2 से कटेगा या 3 से कटेगा, तो उसे कहते हैं विभाज्यता का नियम। तो अब देखते हैं दोस्तों 2 से विभाज्यता का नियम ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी अंक हो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, इकाई अंक क्या हो 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 इनसे कोई भी हो वो संख्या 2 से कटेगी। इकाई अंक देख क्या है यहाँ पे 0 है 2 से कट जाएगी, 2 है 4 है 6 है 8 है, सारी संख्या क्या है 2 से कट जाएगी। ओके, अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंक का योगफल 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। ओके, जिस संख्या के अंकों का योगफल ओके तो 3 से कट जाएगी वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, मतलब 3 में भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में लिया है 123, इनका अंकों का क्या हम यहाँ कर लेंगे योगफल कर लेंगे, क्या आएगा 6 आएगा, 6 में अगर 3 में भाग दे दिया, देखिए यहाँ पे हमें भाग हो चुका है 3 दूनी 6 ये कट चुका है, तो इस सारे संख्या क्या होंगे वो 3 से कट जाएंगे। ओके, इसी प्रकार से भी हो जाएगा। ठीक है, अंकों का योगफल करके 3 से कट जाएगा तो ये 3 से विभाज्यता हो जाएगा। अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्याओं के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इसका यह भी परिभाषा हो जाएगा,
अगर ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप ये देख लीजिए, दोनों में से कोई पसंद हो रहा है तो परिभाषा लिख सकते हैं। जिस संख्या में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या इकाई और दहाई अंकों के स्थान पर शून्य मतलब 0 हो, वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी परिभाषा आपको बेस्ट लग रहा है, आसान लग रहा है तो आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ लेते हैं पहले, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं आगे। देखिए तो यहाँ पर मैंने लिया एग्जाम्पल, ये कोई एग्जाम्पल है 6532। संख्याओं के अंतिम 2 अंक है ना, ये 4 से कर चुका है, 4/32, तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। ओके, ऐसे ये भी देखिए लास्ट में क्या है, 2 अंक है ना, 4 से क्या होगा, 4 से भाग लग जाएगा ना, 4 से भाग लग जाएगा 4/32, तो ये संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ओके यार ये पेन नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आया ना। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, आपको बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, या कोई 0 हो या कोई डबल 0 हो, वो 4 से तो भाग लग ही जाएगा। और जहाँ हम तो जानते हैं कि 0 में कोई भी संख्या भाग देते हैं वो 0 ही हो जाता है, वो तो भाग आराम से लग जाता है। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। जिस संख्या का इकाई अंक 0 में 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ओके, इससे इकाई अंक क्या है, 0 या 5 हो, वो संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। ओके, अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, 2 और 3 से दोनों से विभाज्य हो, वो संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। ओके, इस एग्जाम्पल में 12 ले लिया। ठीक है, 12 है या 36 है, ठीक है, ये 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, तो ये संख्या क्या होगी, 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 12 है, 12 में 3 चौके 12 कट चुका है, अगर 2 से काटे तो 2 छंग 12, 2 से भी कट चुका है, तो संख्या 6 से कट जाएगी, 6 दूनी 12, आराम से कट गई यार। अब देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। जिस संख्या के इकाई अंक के 2 गुना और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो नहीं आया समझ में ना, हमको भी नहीं आया था। एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा कोई भी संख्या है, जिस संख्या कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 371 है, इनमें क्या करेंगे, अंक क्या हम करेंगे, 2 गुना कर देंगे ना, इकाई अंक का 2 गुना कर देंगे। तो हमारी इकाई अंक 1 है, इसको हम 1 से 2 गुना मतलब क्या होता है, 2 से गुणा होता है, 2 से गुणा कर दो ना, इकाई अंक है, गुणा हमने 2 से कर दिया, और बोला और शेष बची, जो हमारी 2 बचा है ना शेष, क्या करेंगे, शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7, अंतर लगा देना ना, जो 37 से बची है, 37 और माइनस अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, तो यही हमारा बची थी 37 माइनस 1 गुणा 2। अब इसको हल कर देंगे, 2 एक कम 2, यानी कि जो 37 में से 2 घट जाए क्या बचेगा, 35 आएगा, तो 7 5 35, 7 से कट चुका है, जो कि 7 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार से ये भी दोस्तों। ठीक है, इकाई अंक क्या है, 2 है, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, अंतर लगा देंगे और शेष बची संख्या का यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 81 में 4 जाएगा तो इतना आएगा, 77 आएगा, और 7 में भाग लग जाएगा, हाँ लग गया, 11 से कट चुका, तो 7 से ये कट जाएगा पूरा संख्या। अब देखते हैं आगे 8 से विभाज्यता। जिस संख्या में इकाई दहाई और सैकड़े अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर शून्य मतलब 0 हो, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ओके, तो ये देखिए इसका प्यारा सा है एग्जाम्पल, 55 21 84 मतलब 5,52,184। ठीक है, एग्जाम्पल है। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, नहीं नियम है, जो जिस संख्या में इकाई दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या, अंकों से इकाई दहाई सैकड़ा ये संख्या बनी है ना, ये क्या बोल रहा है, 8 से विभाज्य हो। यहाँ पे इसको इकाई दहाई सैकड़ों यहाँ पे लिख लो, यहाँ 8 से भाग लगाओ, लग जाता है कि नहीं, देखो दोस्तों भाग आराम से लग चुका है, जो कि 8 दूनी 16, यहाँ 2 बचा, और 8 3 24, दोस्तों तो यहाँ पे 8 से भाग लग चुका है, तो ये क्या होगी, 8 से कट जाएगी। या इकाई और दहाई सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 0 है, तो क्या हमारा 8 से कट जाएगा पूरा भाग इसमें लग जाएगा। हाँ, और यहाँ पे हम क्या करें, अगर यहाँ पे 8 से भाग दें
तो जीरो में कोई भी संख्या के भाग क्या होता है, जीरो ही जाता है। तो ये पूरा संख्या क्या होगा, 8 से भी कट जाएगा। ओके। और अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पर, इकाई 3 सैकड़े स्थान पे लिख करके अगर 8 से यहाँ भाग लगा रहे हैं तो 8 में 123 से भाग नहीं लग पाएगा, तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। ओके। अब देखिए दोस्तों 9 से विभाज्यता, जिस संख्या से अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ओके। जिस संख्या के अंकों का योगफल, ठीक है, ये संख्या है हमारा, इनका हम योगफल कर देंगे अगर तो 9 आएगा, और 9 से हमारा क्या आएगा, कट चुका है, पूरी संख्या 9 से विभाज्यता हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, मतलब भाग इसमें लग जाएगा, 9 से इसको काट सकते हैं। इसी प्रकार से भी देखिए ये मैंने संख्या लिया, इसको क्या कर दिया, योगफल कर दिया। अब क्या कर दिया, योगफल के 9 से भाग लगाया, 3 9 3 27 कट लग चुका है, पूरी संख्या 9 से हो जाएगी। अगर थोड़ा सा और लेते हैं जैसे एग्जाम्पल, और ये अंकों का योगफल ये करा तो क्या आया, 23 आया। 23 9 में पारा में 23 आता है, कटेगा 9 से भाग लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा, तो पूरी संख्या ये जो है ना, ये संख्या 9 से भाग नहीं जाएगा। ओके। अब लेते हैं 10 से विभाज्यता, जिस संख्या के इकाई अंक 0 मतलब 0 हो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। इकाई अंक क्या हो, 0 हो, वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ये किसका इकाई अंक देखते हैं, ये एग्जाम्पल है ना, क्या 0 है, पूरी संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी, भाग लग जाएगा। 0 है इकाई अंक, लग जाएगा भाग। इकाई अंक 7 है, 0 बाकी नहीं है, ये संख्या भाग 2 से भाग नहीं जा पाएगा, 2 से विभाज्य ये नहीं है, 2 से नहीं दोस्तों 10 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, जहाँ 0 होगा हो जाएगा विभाज्य। अब देखते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि 11 से विभाज्यता, जिस संख्या के सम स्थान के अंकों के योग एवं विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो या 0 मतलब 0 हो, वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इस एग्जाम्पल में ले लिया, ये ले लिया एग्जाम्पल, ठीक है, 1,90,817, ठीक है, एग्जाम्पल लिया। इसमें परिभाषा को कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, देखिए बोला है जिस संख्या के सम स्थान के अंकों के योग एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो या 0 हो, वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। ठीक है, देखिए सम स्थान का मतलब क्या होता है और विषम स्थान का मतलब क्या होता है। सम जानते हैं क्या होता है, जो 2 से होते हैं स्टार्ट, 2 4 6 8, ठीक है, और विषम क्या होता है, जो होते हैं स्टार्ट 1 3 5 7 9 11, ठीक है, तो वही यहाँ थोड़ा प्रयोग होने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सम स्थान, इसमें से कोई किसी का भी यूज कर सकते हैं, या सम या विषम का पहले, ठीक है, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे सम का। देखिए सम क्या ऐसे दिखाएंगे, 1 2 1 2 2 क्या है, सम है, 2 को यहाँ पे लिख लेंगे 1, ओके, फिर 3 4 4 क्या है, सम होता है, 4 की जगह क्या है, 0 है, 0 लिख लिया, प्लस फिर 4, फिर 5 और 6, 6 क्या है, सम होता है, 6 की जगह क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 लिख लिया, और इनको जोड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है अंतर, इन दोनों का अंतर हो जाएगा ना, सम स्थान का और विषम स्थान का अंतर होगा ना, अंतर मतलब माइनस लगा देंगे। अब यहाँ करते हैं विषम स्थान का चेक कर लेते हैं ना, 1 3, देखिए 1 2 3, विषम क्या होता है, होती स्टार्ट 1 3 5 7 ना, 1 और 3, 1 क्या है, 7 है, 7, ये आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, बात है कि 7 हो जाएगा, 1 विषम है 7 हो जाएगा, फिर 1 के बाद क्या 3 आता है, ठीक है, तो 3 यहाँ पे भागाएंगे 3 अंक तक, 1 2 3, 3 क्या है, 3 की जगह 8 लिख लेंगे, फिर 3 4 5, 5 क्या होता है, विषम होता है, 5 की जगह क्या है, 9 है, 9 को लिख लिया। इतना बात आया समझ में इसको। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 1 प्लस जोड़ेंगे 2 आएगा, और माइनस इनको जोड़ेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, 24 में 2 गया माइनस के 22, यहाँ पे हमको दिखाना है विभाज्यता का नियम, यहाँ पे माइनस में 22 है या प्लस में 22 है, यहाँ लेना है प्लस में 22 से। ठीक है, तो 22 में 11 से भाग लगाएंगे, लग जाएगा क्या, 11 दूनी 22, लग चुका है भाग। ठीक है, तो हमारा 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, और भी थोड़ा एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना, 4015
इनमें कैसे देखेंगे, 1 2, ठीक है, 1 2 2 हमारा क्या है, सब संख्या होती है, तो यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। और 3 4, 4 हमारा ये है, 4 में क्या है, 4 की जगह 4 है। ओके, देखिए आइए या सम स्थान लिखें, सम स्थान या विषम स्थान, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये सम हो गया। अब देखते हैं यहाँ विषम। विषम क्या है, 1 2 3, 1 क्या है, 1 हमारा 1 की जगह क्या 5 है। फिर 1 2 3, 3 क्या होता है, विषम होता है, 3 की जगह क्या है, 0 है। और भी आगे संख्या होता है तो और भी ले लेते हैं, लेकिन नहीं है। 0 + 5 आया और 1 + 4 जोड़ा 5 माइनस 4 1 5, 5 में 5 का 0, शून्य क्या हो, चाहे फिर 0 रूल में है 0 हो, वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ओके, बस ये थोड़ा सा अपने से ट्राई कर लीजिएगा, इतना बहुत आसान है ना समझने के लिए। अगर आप एक अच्छे से समझ के तो आप आगे समझ जाएंगे। ओके, अब हम लिखते हैं 11, नंबर 11, 12 से विभाज्यता क्या होती है। यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तो संख्या 12 से विभाज्य होगी। ओके, लेंगे इस छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। 7,848, ठीक है। यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगी, ठीक है, 3 का जो विभाज्यता का नियम है और 4 का जो विभाज्यता का नियम है, इन दोनों का जो विभाज्य होगा, दोनों संख्या का क्या होगा, विभाज्य है, तो पूरी संख्या क्या है, 12 से भी विभाज्य हो जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पे तो ट्राई करते हैं। 3 का विभाज्यता का नियम क्या था वहाँ पे पहले, ठीक है, अंकों को जोड़ते थे ना पहले। यहाँ देखिए क्या हमने किया है, पूरे को जोड़ दिया, क्या आया, 27 आया। 27 में 3 क्या करते थे, भाग देते थे, 3 और 27 जो कट चुका है, ठीक है, जो कि 3 से विभाज्य है। अब 4 का ट्राई कर लेते हैं। 4 में क्या था, अंतिम 2 अंक क्या था, 4 से अगर कट जाता है तो संख्या 4 से भी हो जाता है। देखिए यहाँ पे 4 से 2 अंक लिख करके 4 से लगा दिए भाग, 4 कम 4, 4 दूनी 8 जो कि 12 चौके 48 कट चुका है। जब 3 और 4 से विभाज्य हो चुका है तो संख्या 12 से भी विभाज्य हो जाएगा। ओके, ये हमारा 12 से कट जाएगा। अब देखते हैं हम 13 से विभाज्यता का नियम क्या है। जिस संख्या के इकाई अंक के 4 गुना और शेष बची संख्या का योगफल 13 से विभाज्य हो तो वह 13 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे समझने लायक है। देखिए दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 13 से जो विभाज्यता का नियम है ना, वो 7 से मैच करता है, लेकिन वहाँ पे क्या था, 7 से वहाँ पे अंतर था, मतलब घटाना था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे योगफल करना है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, देखिए अगर हमने एग्जाम्पल लिया 884, ठीक है, क्या यहाँ वो बोल रहा है, जिस संख्या की इकाई अंक के 4 गुना, जो हमारी इकाई अंक है ना वो 4 से गुणा कर दें। 4 से जो गुणा करें क्या होगा, 4 चौके 16, 16 को लिख लिया और शेष बची संख्या को 88 लिख करके प्लस जोड़ दिया। ठीक है, तो ये संख्या जो होगी हमारी क्या होगी, ये संख्या हमारी क्या होगी, 13 से भाग चली जाएगी, तो ये क्या होगी, ये 13 से विभाज्य हो जाएगी। कैसे, अगर इसको हम जोड़ लेंगे ना क्या होगा, 88 16 जोड़ेंगे क्या होगा, 104 होगा। और 104 अगर 13 से अगर भाग हम दे दें तो 13 8 क्या होता है 104, जो कि भाग लग चुका है, तो क्या होगा, पूरा संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, 104 लेते हैं ना, इकाई अंक का क्या करेंगे, चौगुना करना, मतलब 4 से गुणा करेंगे। 4 में 4 से गुणा कर देंगे क्या होगा, 16 होगा, और जो संख्या हमारे बच गई उसको जोड़ लिया, 10 + 16 हो गया, और जोड़ा 16 और 10 को 26 हो गया, 26 में 13 से भाग दिया, 13 दूनी 26 जो कि कट चुका है, ये संख्या 13 से विभाज्य होगी। ओके, अब देखते हैं 14 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 14 से विभाज्य होगी। ठीक है, जो हमने पहले आपको बताया था, 2 और 7 से दोनों से अगर विभाज्य है वो संख्या 14 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर लेते हैं एग्जाम्पल लेके। ठीक है, 3710, और पहले हम चेक करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 में क्या था, इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। देखिए यहाँ पे 0 है, तो ये संख्या हमारी क्या हो गई, 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब चेक कर लेते हैं 7 से, जो कि दोनों से होना चाहिए विभाज्य, तभी ये 14 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। अब चेक कर लेते हैं 7 से, तो 7 में से विभाज्यता का नियम क्या था कि इकाई के जो स्थान पर था ना उसको 2 गुना करके
और शेष बची संख्या का अंतर कर देना होता था। बस वही यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इकाई स्थान पे ले लेंगे, जहाँ पे 0 है तो 0 को छोड़ देंगे। ठीक है, 0 से करेंगे तो सब 0 ही कर देगा। इससे हम 1 को ले लेंगे ना, 1। ठीक है, 1 को ले लिया, इसको क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, मतलब 2 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 2 का 2। अब संख्या बची शेष 37, इसका कर दिया मैंने अंतर, और 37 तो हो गया, क्या बचेगा 35, और 7 5 35 जो कि विभाज्य हो चुका है ना, 2 से भी 7 से विभाज्य हो चुका है। ये संख्या 14 से विभाज्य हो जाएगी आराम से। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चेक कर लेते हैं। 14 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 15 से विभाज्य होगा। ठीक है, कोई भी संख्या 3 और 5 से दोनों से विभाज्य है, वो संख्या 5 से कट जाएगा। बस ट्राई कर लेते हैं। पहले हम 3 से विभाज्यता का नियम क्या था, अंकों का योगफल करना था। चेक कर लेते हैं। इनको हम एग्जाम्पल लिया 840, इनको अंकों का योगफल कर लेते हैं। 8 4 + 0 12 बटे 3 3 चौके 12, 3 से ये कट चुका है पूरा। अब देख चेक कर लेते हैं 5 से। 5 का नियम क्या था, इकाई के स्थान पे क्या है 0,5 हो, वो संख्या 5 से कट जाती थी। यहाँ क्या है, इकाई के स्थान पे क्या 0 है, ये संख्या भी 5 से कट जाएगी, मतलब 3 और 5 से दोनों से कट जा रही है, ये संख्या 15 से विभाज्य हो जाएगी। ओके, छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, चाहे रहने देते हैं, ये आप कर लीजिएगा। ठीक, समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, तो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। और 3 से क्या करना था, अंकों का योगफल करके 27 है, 3 से भाग लगे, 3 और 27, 3 से भी कट चुकी है और 5 से भी कट चुकी है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 15 से विभाज्य हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा कुछ विभाज्यता का नियम, और समझ में आपको आ ही गया होगा। एग्जाम्पल में लिया था, परिभाषा है, और 2 से 15 तक है विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो बस यही था। अब हम देखते हैं इसके आगे एक्सरसाइज 1.2 को हल करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। भले ये आपका एक्सरसाइज में यूज ना हो, लेकिन उससे क्या होगा, ये ज्ञान है ना, ज्ञान को लेते चलिए, ये कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगा। बस तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करना है, बस इसी में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, इनके 4 दिया गया क्वेश्चन, चारों को हल करते हैं, मतलब पूरा हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया यहाँ पे, 1 में दिया है पहला का पहला 140, क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 2 से काट दिया, 2 2 और 5 7, तो 140 का क्या है गुणनखंड, 2 5 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, इसमें क्या बताना है आपको। दूसरा क्या हो जाएगा 156, इसका मैंने क्या गुणनखंड इस प्रकार से गुणनफल यहाँ पे लिख दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिखाना दोस्तों, क्या बताना, आपको सब आता ही है। तीसरा ले लेंगे, इसे हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से, इसका या अभाज्य गुणनखंड यही यहाँ पे लिख देंगे इसके सामने, यही का हो जाएगा आंसर। चौथा भी इसी प्रकार से हो जाएगा, चौथा पांचवा दोनों भी। ठीक है, ये आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या है, बुक को आपको दिखाते हैं, लाते हैं। अरे यार गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है या नहीं। तो ये इसका 2 नंबर का 3 क्वेश्चन दिया गया है, हल करते हैं आराम से। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या है, पहला देखिए 26 और 91, इनका हम क्या करेंगे, पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 26 करेंगे, 91 करेंगे, और जो आएगा इसके सामने लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड। 26 का किया और 91 किया, ये आया। अब हम क्या करेंगे, HCF और HCF ज्ञात कर लेंगे। HCF हमारा क्या होता है, जानते हैं क्या होता है, जो हमारी संख्या इन दोनों में मिलती है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, प्रॉपर 13 मिल रहा है, ये सब मिल ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और एक तो मतलब कोई बात ही नहीं है, एक को लिखो या ना लिखो, ये तो सब में रहता है। तो क्या हो जाएगा, HCF 13 हो जाएगा। अब हम ये ज्ञात कर लेते हैं LCM यही संख्या यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो दोस्तों क्या होता है, LCM में क्या होता है,
एलसीएम ये होता है ना, जो यहाँ पे मिले उनको भी लिखना है और जो ना मिले उनको भी लिखना होता है। और एसएम क्या होता था, जो हमारा मिले उनको ही सिर्फ लिखना होता है, और इसमें क्या होता है, जो मिले उसको भी और जो ना मिले उसको भी लिखना होता है। ठीक है, तो हमें इन दोनों में क्या मिला, 13 मिला, 13 को लिख लिया। ठीक है, और कुछ मिल ही नहीं रहा, बस जो नहीं मिला उसको भी लिख लिया, 2 × 7 लिख लिया। ओके, और एक तो कोई बात ही नहीं है, एक लिखो या ना लिखो। तब क्या है, इसको हम कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 7 × 14 और 13 गुणा कर लेंगे, क्या आएगा 182, जो कैल्शियम क्या आया 182 आया। अब यहाँ क्वेश्चन बोला था जांच करने के लिए, जांच करने की जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया गया था ना, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम होता है, जो कि हम दोस्तों इसकी शुरुआत में आपको बताया था, एक्सरसाइज 1.1 में बताया था ना। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या है, फर्स्ट जो कि पहली संख्या है ये गुणे दूसरी संख्या है, बराबर क्या होता है एलसीएम × एचसीएफ। चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, बात एक ही है, गुणा में सब दोनों चल जाता है। ठीक है, गुणा निशान है ना। बस पहली संख्या क्या आती है यहाँ पे 26 थी, दूसरी संख्या क्या आती है यहाँ पे 91 थी, यही संख्या हो जाएगी दोस्तों। पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब बराबर एचसीएम क्या आया था हमारा 182 आया था, और एचसीएफ क्या आया था 13 आया था। बस गुणा करो, इसको भी गुणा करो, बराबर आ रहा है, आंसर आपका सही है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है 510 और 92। ओके, इनको प्रॉपर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड जो आएगा 510 का और 92 का ऐसे लिखेंगे, और ऐसे क्या करेंगे, जो 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 हमारा दोनों मिल रहा होगा उसी को सिर्फ लिखेंगे। दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 ही तो है मिल रहा है, तो क्या हो ऐसे क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। और ऐसे में क्या होता है, जो मिले उसको भी और जो ना मिले उसको भी। जो हमारा मिल गया था ये हो गया, और जो नहीं मिला था यहाँ पे सबको लिख लिया है ना, यहाँ से लिख लिया, बराबर यहाँ क्या क्या यहाँ पे किया है, गुणा करके गुणा कर दिया, बस वही है, इतना आया 23,460 आया था। बस यहाँ पे जांच कर लेंगे आराम से। यहाँ पे देखिए, चाहे आप ऐसे लिखें, मैंने बताया था आपको, चाहे ऐसे लिखें ये भी माना जाएगा, पहली संख्या क्या है गुणे दूसरी संख्या, बात की है। चाहे ये आप ऐसे लिखें, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ × एलसीएम। बस प्रथम संख्या क्या थी यहाँ पे 510 थी, और द्वितीय संख्या क्या थी, जो क्वेश्चन वाला था ना वही 92 था, और एचसीएफ क्या था 2 आया, एलसीएम ये आया। इनको यहाँ पे करेंगे गुणा, और इनको यहाँ पे गुणा किया, और दोनों क्या आया बराबर आया, और हमारा आपका आंसर है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका थर्ड। देखिए थर्ड क्या है, बस गुणनखंड करना है बस। और ये दोस्तों एक और अच्छा नियम है आपके लिए, ताकि पहचानने के लिए, इसके एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, क्या है देखिए, इसका मैंने क्या गुणनखंड, इनका मैंने क्या गुणनखंड 336 से किया, ये आया, जो कि हमारा 2 कितना बार आया, 2 हमारा 4 बार आया था, हो गया। 3 बार क्या था हमारा 3 एक ही बार आया था, और 7 क्या था वो एक ही बार आया था। अब 54 की बारी देख लेते हैं, 54 में जो हमारा 2 है वो एक ही बार आया था, 3 है वो 3 बार आया था, पावर लगा दिया। ठीक है, अब अच्छी बात इसमें क्या है, क्या हमें देखना है कि एचसीएफ निकालेंगे, जो क्या होगा एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं, न्यूनतम घात देखते हैं, जो सबसे कम घात है उनको सिर्फ लिखना होता है। ठीक, दोनों में। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम ना दोस्तों, यहाँ देखिए सबसे कम घात को देखना होता है दोनों में। तो एचसीएफ क्या है, इसमें देखते हैं 54 में सबसे कम घात क्या है, इसके 3 की पावर 3 है, या 2 की पावर 1 है, तो कम घात क्या है 2 की पावर 1 हो जाएगा, और गुणा लगा देंगे। और इसमें देखते हैं कम घात क्या है, ये 2 की पावर 4 है, या 7 की पावर 1 है, ये सबसे कम का घात क्या है जो कि 1 है, मतलब इसका संख्या भी कम है ना, 3 यहाँ 7 की 7 है, ये 3 है, छोटा हमारा यही तो है, तो गुणे 3 की पावर 1 हो जाएगा। ओके, मतलब तो देखिए यहाँ पे कॉमन मिल रहा है ना, 2 की पावर 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इन दोनों में छोटा कौन है, कम घात वाला, वही यहाँ पे लिख लिया, गुणा कर दिया, अच्छा आया। एलसीएम क्या किया मैंने, बस इनमें क्या देखना होता है, अधिकतम घात देखना होता है। ठीक है, देखिए एलसीएम क्या होता है, जो मिले उसको भी, जो ना मिले उसको भी, मिला क्या 2 मिल गया, तो अधिकतम घात क्या है 2 की पावर 4 है, गुणा अब 3 मिला था, अधिकतम घात क्या है 3 है, 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा नहीं मिला 7 की पावर, ये भी लिख लिया, बस गुणा करके क्या आया 3024 आया गया। बस जांच कर लेंगे, पहली संख्या गुणे द्वितीय संख्या एचसीएफ × एलसीएम, ऐसे लिख करके पहली द्वितीय एचसीएफ क्या आया आपका ये आया। ठीक है, और एचसीएफ आपका 6 आया था, और एलसीएम आपका
ये आया था, दोनों को गुणा करके बराबर आ गया, तो आपका जांच सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा बुक को लाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन 3 देखिए यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके भी क्वेश्चन 3 दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो बहुत ईजी है यार। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पहला क्या दिया था, 12, 15 और 21। अब भाज्य गुणनखंड कर देंगे, तीनों का 12, 15 और 21 का कर दिया है। अब जो आया था हमारा अभाज्य गुणनखंड 12 और 15 का, जो कि हमने प्रॉपर लिख दिया है। इसमें बोला था क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना था, तो पहले हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने की क्या होता है, जो तीनों मिले। ठीक है, जो 3 मिला हमको, केवल 3 ही तो मिला, बस 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या, जो हमारा मिले उसको भी, जो ना मिले उसको भी। तो यहाँ पे 3 मिला था, और जो नहीं मिला क्या था, 2, 2, 5, 7, 2, 2, 5, 7 लिख करके गुणा करा देंगे, 4 से 20 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17, 23 और 29। अभाज्य गुणनखंड करने पर इनका तो किसी से कटेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही से कटेगा ये, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, एचसीएफ एक आएगा। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, जो मिले उसको भी, जो ना मिले उसको भी, इन दोनों को गुणा कराना पड़ेगा ना। तो गुणा करा दिया तो 11,339, ये आपका आंसर है। ये आपका एचसीएफ है और ये आपका एलसीएम है। बस इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, 8, 9 और 25। अब आज गुणनखंड करके, जो कि आपको सामने ये आया, और एचसीएफ क्या है, जो तीनों मिले, तीनों में तो देखिए कुछ भी नहीं मिला, नहीं 3 मिला, नहीं 2 मिला, नहीं 5 मिला, तो कुछ नहीं मिला था, क्या मिला, एक तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि एक में तो तीनों में हो सकता है। एलसीएम, जो हमारे तीनों मिले उसको भी, जो ना मिले उसको भी, तो कुछ मिला तो कुछ था नहीं, बस इसको आपस में क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे सारे को, तो 1800 आ जाएगा। यही का आंसर है, एलसीएम हो जाएगा। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है, तो क्या बुक में दिखा है। ठीक है, एचसीएफ क्या था, क्या है, 306 है, 657 का 9 दिया गया है, और एलसीएम 306, 657 का ज्ञात करना है। बस उत्तर लगा देंगे वही, पहली संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। बस यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहली संख्या क्या है, जो पहली संख्या है 306 है, द्वितीय संख्या क्या है 657 है। बस एचसीएफ हमको आपको यहाँ पे दिया गया है 9 है, एलसीएम नहीं पता है। बस हम जानते हैं कि ये लिखने का तरीका होता है ना, आप जानो या ना जानो, लेकिन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या एचसीएफ गुणे एलसीएम, सबका मान यहाँ पर रख देते हैं। प्रथम संख्या क्या थी, 306 थी, द्वितीय संख्या क्या थी, ये थी, और एचसीएफ 9 दिया गया था। एलसीएम ज्ञात करना है, बस ये तीनों को हल कर देंगे तो एलसीएम आराम से निकल जाएगा। तो कैसे हल करते हैं ये भी देख लेते हैं ना, 306 गुणे 657। ठीक है, ये जो बराबर इस वजह गुणा में है ना, गुणा में है, ये जब इधर आएगा तो 9 बटे में चला जाएगा। ठीक है, जो काटना होता है उसको काट लीजिए, 9 से ये कट जाएगा 34 बार में। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे नेक्स्ट, तो 34 गुणे क्या हो जाएगा 657 हो जाएगा, इसका एलसीएम, और इसको दोनों गुणा करा देंगे तो एलसीएम क्या आया 22,338। ये आपके सामने आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन नहीं दोस्तों, ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जांच करो कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n और 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। ये तो थोड़ा सा इजी है, लेकिन थोड़ा सा घुमा वाला है ना, बस आराम से इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अतः 6 का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड किया, 2 गुणे 3 आया, 2 गुणे 3 आया। कुछ पॉइंट यहाँ याद कर रखेंगे। ठीक, क्या हम इसको इसमें याद कर रखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 तो आना चाहिए। इसमें 2 और 5 आएगा, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, 5 भी आना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखने वाला पॉइंट है, लिख देते हैं। 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आया है, जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। 5 कहाँ है, 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पे देखते हैं ना, थोड़ा सा समझ नहीं है ना,
देखिए अगर बात की जाए कि n पर समाप्त कौन संख्या होगी, वो संख्या है 10। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। देखिए 10 है ना, 10 का जब गुणनखंड करोगे क्या आता है, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 आ गया ना, तो ये संख्या यहाँ प्राकृत संख्या n के लिए क्या होगी, हो जाएगी ना। और अगर 4 की बात की जाए 2 आएगा लेकिन 5 नहीं आ पाएगा। 12 की बात की जाए गुणनखंड 2 संग 12, 2 आएगा लेकिन 5 नहीं आ पाएगा। बस 10 ही है तो है, और भी संख्या होंगे लेकिन एग्जाम्पल के 10 भी है जो 2 गुणे 5 आ रहा है गुणनखंड में, ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन इसमें आया ही नहीं 2 गुणे 5, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। आया बात समझ में। तो अब हम दोस्तों देखिए अरे यार, वही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं बुक में। देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है, बस अभी तो पता चल जाएगा भाज्य संख्या क्यों है। देखिए उसमें क्वेश्चन में दिया गया था 7 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। पहले इसको दो संख्या दी हुई है, पहले इसको जांच करते हैं। देखिए यहाँ पे हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, 3 2 बार है, 3 13 कॉमन ले लेंगे ना, क्या बचेगा 7 गुणे 11 प्लस, यहाँ कॉमन कुछ नहीं, यहाँ 13 तो कॉमन ले लिया था, यहाँ कुछ नहीं बचा था, यहाँ 1 लिख लिया। ओके, अब देखिए बस गुणा भाग कर लेना है, 11 से 77 प्लस 1 बस 13 गुणे 77 1 78 गुणा 1। यहाँ पे क्या हमको मिला, 3 संख्या ना, 1 2 3 3 संख्या है, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य अभाज्य आपको पता है, ठीक है। जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो संख्या भाज्य होती है, और जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो वो संख्या अभाज्य होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 3 और गुणा मैंने 1 लगा लिया, जो कि यहाँ पे 1 दिया भी था, तो यहाँ 3 संख्या ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये भाज्य हो जाएगी। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ कॉमन डबल क्या है, 5 ही है, डबल कॉमन ले लिया, इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब 5 लिख लिया, अब बस 7 6 42 गुणा भाग करना है, 4 से 12 2 24 प्लस 1, ठीक है। बस इसको गुणा करा लेंगे 5 गुणे, इसको जब गुणा कराएंगे 42 और 24 में 1008 आएगा, और प्लस 1 भी है, तो इसको हम जोड़ लेंगे, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009। बस 2 संख्या है और गुणा 1 से हमने करा दिया, 1 में तो सबके साथ होता है ना दोस्तों, ये तो कोई दिक्कत बात नहीं है। तो इसमें संख्या कितनी है, 1 2 3, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। सिंपल बात है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या होती है, और 2 से कम हो गुणनखंड नहीं, 2 से ज़्यादा हो तो क्या होती है, भाज्य होती है, और सिर्फ 2 ही हो वो होती है अभाज्य। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो पहले यार, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप है, आंसर बहुत छोटा सा है। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बस आपको याद रखना है ना, 18 है और 12 है, इसको क्या कर देंगे, स्टेप कर देंगे, काम हो जाएगा। प्रश्नानुसार 18 दिया था और 12 दिया था, मतलब 18 मिनट और 12 मिनट। इसको हम क्या कर देंगे, ये तो पता है, क्वेश्चन बता ही दिया था, ठीक है। सोनिया है और रवि है, ठीक है, तो इसमें हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब 18 और 12 क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। 18 का क्या है गुणनखंड, 2 कितने बार है, 1 है, 3 कितने बार है, 2 है, ओके। 12 में क्या, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 कितनी बार आया, वो 1 बार आया। तो बस अब देखिए, इसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, जो संख्या मिल जाए उसको भी, जो ना मिले उसको भी। तो क्या मिला इसमें हमको, 2 भी मिला और 3 भी मिला। तो एलसीएम ऐसे जब घात में जब देखते हैं, क्या यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे
अधिकतम घात देखते हैं। एलसीएम क्या देखते हैं? अधिकतम घात देखते हैं। तो दोनों में अधिकतम घात कौन है? 2 और 2 में 2 पर 2 है, यहाँ पे लिख लिया। और 3 में देखते हैं, 3 यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, 2 है, ये हो जाएगा। बस गुणा करें, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 9 36, 36 मिनट बाद दो एक ही स्थान पर मिलेंगे। ओके, इतना छोटा सा आंसर है, बस गुणनखंड करके एलसीएम निकालना है बस। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 1.2 बहुत आराम से और इसका पूरा कंसेप्ट विभाज्यता का नियम का हल करते हुए पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करती है। उम्मीद करता आपको पसंद आएगा दोस्तों। और बस इसके एक्सरसाइज 1.3 में मिलते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.3, इनको पूरा एक्सरसाइज जो है ना, बस 1 2 3 है, इनको परमेय अपरिमेय संख्या है, इनको सिद्ध करना है। ठीक है, जिनको हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको सिद्ध करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आराम से देखिए, पहले की तरह बनाया हुआ लेकर आया हूँ नोट्स की तरह, बस आपको देखना है और समझना है। तो मान लीजिए, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, मान लिया। ठीक है, तो परिमेय संख्या मानने के लिए क्या हम करते हैं? √5 बराबर एक परिमेय संख्या मानते हैं, तो p/q मान लिया। और q क्या है? q 0 नहीं होना चाहिए, तो को पता है परिमेय संख्या में ये रूल है, q 0 नहीं होना चाहिए। और अब p और q एक सहभाज्य है, जो कि सहभाज्य क्या होता है? जिसका गुणनखंड जिसको एक ही काट सकता है। ठीक है, तो इसका अतः HCF क्या होगा? p और q का मतलब गुणनखंड सिर्फ एक ही तो होगा, सहभाज्य मतलब क्या होता है? उससे भी एक ही होता है। ओके, तो बस आगे हम बढ़ते हैं फिर। तो p बराबर देखिए क्या हो जाएगा? p यहाँ से क्रॉस गुणा कर लेंगे ना, तो p यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ बटे में 1 होता है ना, तो p बराबर क्या हो जाएगा? √5 की हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्क करने पर तो यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा बराबर और √5 का पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, आराम से हो जाएगा। ओके ठीक है, p का स्क्वायर स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, क्या बता? 5 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कंडीशन? p² का 5, जो p² है ये 5 से विभाजित है, तो p भी हमारा 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जब हमारा p² जब 5 से विभाजित है तो इसके साथ p भी तो है, जो हमारा p की बस अंतर क्या है? p हमारा 2 बार है, यहाँ p हमारा 1 बार है, तो 5 से विभाजित है तो हमारा p भी 5 से विभाजित होगा। ओके, तो अब यहाँ देखते हैं, अब क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पे? p बराबर 5r। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे इसके बाद? तो p बराबर 5r हम ले सकते हैं। ठीक है, 5r। अब हम क्या करेंगे इसमें? वर्क करने पर। ठीक है, तो इस दोनों में क्या करेंगे? वर्क कर देंगे, तो p का स्क्वायर हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला क्या करना है? p का स्क्वायर, यहाँ p का स्क्वायर है इसका मान रखने पर, तो p का मान जब रखेंगे क्या दिया गया यहाँ पे? 5 की स्क्वायर दिया गया ना? दिया गया नहीं, मैंने निकाला था। ठीक है, ये इसको यहाँ पे मान रख देंगे, 5q का स्क्वायर बराबर 25r का स्क्वायर। अब जो ये गुणा है ये बटे में चला जाएगा, 25r का स्क्वायर बटे में 5 बटे में आ गया। अब क्या करना? 5 बचे 25, और q स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 5r स्क्वायर। और अब कुछ कंडीशन लिखना है। अरे यार देख नहीं था यार, तो यहाँ से लिख लेना। ठीक है, यहाँ से आराम से गुणा में आया था, बटे में आया था ना, गुणा था यहाँ बटे में काट दिया था, तो यही तो बचा q का स्क्वायर 5r का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे q स्क्वायर बराबर 5 से विभाजित है, q स्क्वायर जो हमारा 5 से जब कट जा रहा है तो q भी जो हमारा होगा 5 से विभाजित होगा। ठीक है, बस सिर्फ जस्ट सेम इसी के तरह। ठीक है, जब p था 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, q स्क्वायर 5 से है तो q भी 5 से विभाजित होगा। p व q दोनों 5 से विभाजित हैं, तो HCF क्या आएगा? HCF हमारा PQ नॉट इक्वल 1 होगा। ठीक है, 1 के बराबर नहीं होगा, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब क्वेश्चन दिया था अपरिमेय संख्या है, हम मान लेंगे परिमेय संख्या है। ठीक, अर्थात
3+2 √5 में बटे के रूप में मान लेंगे। क्यू क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, और रेशियो पी क्यू का 1 होना चाहिए। ओके, अब देखिए आराम से 2 √5 जो है ना, अब पी बटे क्यू, ये जो हमारा +3 था इसको बराबर की इस बगल लाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा। यहाँ +3 था, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। जो हमारा √5 है बराबर, ये गुणा है ना, 2 गुणे √5 है, गुणा हमारा इसके बटे में आ जाएगा। तो पी बटे क्यू √-3 बटे में 2। तो अब देखिए यहाँ से तथा यहाँ देखिए इसको पहले देख लेते हैं ना, पी बटे क्यू -3, इसका मतलब क्या होता है, बटा होता है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बटे में 2 एक परिमेय संख्या है। अब वो सिंपल सा है, ये बटा में जो लिखा गया ये परिमेय संख्या होगा, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √5 जो हमारा है इसके बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः ये जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा आसान था। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या है अपरिमेय संख्या है। तो पहला तो क्या दिया था, 1/√2, बस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है बिल्कुल। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हम मान लेंगे। ठीक है, अब 1/√2 बराबर पी बटे क्यू के रूप में मान लेंगे, और क्यू है जो हमारा 0 नहीं होगा, ये जो कंडीशन है। अब क्या होगा इसमें पलटने पर, ठीक है, इसको हम उल्टा कर देंगे। कैसे पलटेंगे, जैसे 1/√2 था, ये √2 कर देंगे, यहाँ बटे में 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं जाता। ओके, यहाँ पे क्यू हमारे नीचे था, ये हो जाएगा ऊपर, अब ये हो जाएगा नीचे। ठीक, अब देखिए क्यू बटा पी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमने इसको पलट दिया तो ये अपरिमेय संख्या बन गया। ठीक है, अतः √2 बराबर नहीं होगा क्यू बटे पी के बराबर। ठीक है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस आंसर, क्या दिक्कत है यार। अब देखते क्वेश्चन नंबर 2, 7√5, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 बराबर, बस परिमेय संख्या तो मान लेंगे पी बटा क्यू के रूप में। एक कंडीशन है जो क्यू हमारे 0 नहीं होना चाहिए, और जो हमारा एचसीएफ है और पी क्यू का गुणनखंड वो सिर्फ 1 होना चाहिए। ओके, ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ आगे। √5 है ना, ये गुणा है तो इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, पी बटे क्यू था तो पी बटे गुणा था तो ये बटे में आ जाएगा, 7 क्यू हो गया। बस पी बटे ये जो है एक परिमेय संख्या है ये, और √5 क्या था, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः इसके बराबर नहीं हो सकता। √5 नॉट इक्वल p/7q। ठीक है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। जो लास्ट क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। 6 + √2 इसको मान लेंगे एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 6 + √2 बराबर पी बटे क्यू, कंडीशन है हमने बताता आया हूँ, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे अब पी क्यू का गुणनखंड जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। अब देखिए √2 है, √2 अब p/q, और जो ये +3 है, और जब बराबर की इस बल करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। बस p/q -6 एक परिमेय संख्या है, तथा √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कितना ईजी सा है देखिए दोस्तों। तो हमारे इसी प्रकार से एक्सरसाइज 1.3 होता है खल्लास। ठीक है, अभी आराम से आपको लिखना हो, आराम से लिख लीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वाली 1.4। जितने भी इनमें सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इनको पूरा डिटेल में देखेंगे एक अच्छे नोट्स के साथ। ठीक है, तो चलते हैं फिर आसानी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन पूरे को हल करते हैं। तो देखिए हमारा एक्सरसाइज 1.4 है, और इसके पहले थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं। शांत अशांत, आवर्ती अनावर्ती क्या होती है। ठीक है, देखिए रूल्स क्या है, यदि हर का गुणनखंड करने पर वह 2 की पावर m, 2 की पावर m का मतलब क्या होता है, जो हमारा 2 की पावर m का मतलब ये है 2 बार आ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन ये है, रूल है जो 2 की पावर m, अगर 2 हमारा बार आ ही रहा है, 2 2 2 2 2, तो क्या होगा, वो शांत होगा। अगर 5 की पावर m मतलब 5 बार आ रहा है, लगातार आ रहा है, वो भी शांत होगा। अगर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m हो तो भी ये शांत होगा।
अगर 3 गुणे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m हो, मतलब 3 सिर्फ ऐड हो गया विषम संख्या, तो ये क्या होगा, एक अशांत होगा, लेकिन ये आवर्ती होगा, मतलब ये बार बार आएगा, ठीक है, लेकिन ये अशांत होगा। 3 की पावर m गुणे 7 की पावर 7 3 की पावर m गुणे 7 ये अशांत होगा, दोनों क्या है विषम संख्या, तो क्या होगा, एक अनावर्ती होगा, अशांत भी होगा, और ये बार बार वही संख्या नहीं का, ये वो संख्या जो है चेंज होकर आएगा, ठीक है, बदलते रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे क्या दिया गया है, वो बोला है ना, देख ही लेते हैं यार, आपको भी दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है, इनको पहले नंबर से देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, 13/125 ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हम हर का गुणनखंड करेंगे 3125 का, तो कुछ इस प्रकार से आएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुणनखंड करना आपको आता है, ठीक है। क्या यहाँ पे होगा, हर का गुणनखंड करने पर यह 3125 5 की पावर 5 आया है, जो कि 5 बार आया है, तो 5 की पावर m के रूप में है, अतः यह शांत होगा। सिंपल सी बात है ना, 5 की पावर m आए चाहे 2 की पावर m आए, चाहे 2 गुणे की पावर m आए, या मतलब 2 आए या 5 आए, ठीक है, तो क्या होगा, वो शांत होगा। क्वेश्चन 2 क्या है इसका, 17/8 इसका हम हर का गुणनखंड करेंगे, जो कि 2 का 3 बार आया, 2 की पावर 3, यह 2 की पावर m के रूप में है, मतलब 2 एक 3 बार आया ना, तो अतः यह शांत होगा। सिंपल सी बात है यार, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में क्या बताएं, तो बताइए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 455 गुणनखंड किया कुछ इस प्रकार से है, 5 गुणे 7 गुणे 13 के रूप में है, ठीक है, तो अतः यह अशांत होगा, मतलब ना ये 5 के रूप में आया ना ही 2 के रूप में आया, ठीक है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600 1600 का क्या हम करेंगे गुणनखंड, तो ये क्या आया, यह 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2 के रूप में, मतलब यह क्या होगा, 2 आए से 5 है, तो क्या होगा, शांत होगा यार। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2900 343 इसका हम करेंगे गुणनखंड, 7 की पावर 3 आया, मतलब क्या होगा, अतः अशांत होगा, लेकिन ये आवर्ती होगा, बार बार आएगा, ओके, जो कि शुरू में आपको बताया था। अब देखिए छठा नंबर 23 में क्या है, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, हर का गुणनखंड यहाँ पे किया हुआ है, करना है नहीं आपको, क्यों 2 है क्यों 5 है, क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए ये क्या है, 129 में 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, तो ये क्या है, 2 की पावर 2 है लेकिन 5 भी है, लेकिन 7 भी है, तो 7 के आने के कारण ये क्या होगा, अशांत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 6/15 15 का क्या गुणनखंड, 3 गुणे 5 आया, जो कि यहाँ पे 2 नहीं आया ना, तो इसलिए क्या होगा, ये अशांत होगा। अब देखिए 35/50 50 क्या किया मैं गुणनखंड, 5 5 आया 2 आया, तो क्या आया 2 और 5 है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई जंग, क्या होगा, ये शांत होगा। अब 10वां नंबर क्या है, 210 किया मैं गुणनखंड, इसका क्या आया, 2 की पावर 2 आया 5 है 3 है 7 आया, मतलब सब भी है, सब मिक्सचर है के रूप में, तो यह अशांत होगा, ठीक है। तो अब हम आराम से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 13/3125, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो मैंने क्वेश्चन 1 में जो मैंने किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में उसको दिखाई भी देते हैं ना। जो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया था, ये जो इसमें शांत है ना, शांत को केवल उनको ही लिखना है, ठीक है। तो हम देख अपने आप कापी में देख लो कौन कौन शांत है, बस उसको ही हल करना है। तो शांत जो कि एक हुआ था, जो कि ये 13/3125 था, जो कि इसमें एक शांत था। देखिए कैसे इसको हल करेंगे, इसमें मैंने गुणनखंड पहले से किया हुआ था, तो कुछ इस प्रकार से आया था। 13 में गुणनखंड जब इसको किया था तो 5 आया, कितना बार 5 बार आया था। तो इसमें अलग से क्या करना है आपको, इसमें आपसे अलग से ये करना है ना, तो यहाँ पर क्या हम करेंगे, लिख करके 2 के बाद 5
जब हम नीचे करेंगे गुणा 2 के पावर 5 से तो ऊपर भी करना होगा, ठीक है। तो अब हमारा आगे क्या होगा, स्टेप क्या बढ़ेगा, 13 बटे में 13 गुणे 2 के पावर 5 मतलब क्या होगा, 32 होगा। 2 की जब आप 5 पर लिखोगे 32 आएगा, बटे में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अब घात क्या है, समान है, घात समान है ना, तो आधार को ब्रैकेट में बंद करके, घात 2 है तो घात एक बार लिख लिया जाता है, एक रूल है, ओके। तो अब देखिए इसको हम गुणा करके 416 आया, बटे में 5 दूनी 10 आएगा, अब पावर 5, ठीक है। अब देखिए 416 अब बटे में 10 के पावर 5 मतलब क्या होगा, तो ये एक लिख करके 5 है ना पावर, तो 5 जीरो लगा देंगे, ठीक है, जो कि हो गया ये 1 लाख। तो हमको इस पॉइंट जो है ऊपर की ओर ले जाना है। कैसे लेके जाएंगे, देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, गिनिए। नीचे देखिए हमारे कितने अंक हैं, 6 अंक है, ठीक है, 6 अंक है, तो ऊपर भी हमको 6 अंक भी बनाना होगा, ठीक है, 6 अंक बनाना होगा। लेकिन अगर बात की जाए पॉइंट की बात की जाए ना, देखिए पॉइंट 3 तो 5 जीरो है, तो 5 जीरो के लिए क्या करेंगे, ऊपर हम जाएंगे 416 लिखेंगे, और इसमें 2 जीरो कम पड़ रहा है हमको, तो 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे। आप पॉइंट लेकर के यहाँ पर हम 1 जीरो बढ़ा लेंगे या ना लिखेंगे, बात सही है, ठीक है। बस 416 लिख के बस हमको ध्यान में ये रखना है ना कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, मतलब कितने शून्य है, 3 तो 5 शून्य है, तो पॉइंट के बाद 5 अंक होना चाहिए, ठीक है। तो 3 अंक है, 2 अंक कम पड़ रहा था, तो जीरो को हमने बढ़ा लिया, ठीक है। अब देते हैं इसका 2, क्योंकि ये भी था शांत, 17/8 क्या था, शांत था, तो 17 बटे और 2 के पावर 8 गुणनखंड गया था, तो यही आया था, ओके। देखिए अब 2 के पावर 3 था ना, अब यहाँ के गुणा करेंगे 5 के पावर 3 से, ठीक है। यहाँ पे हमारे जितने भी घात होता है ना, घात यहाँ 3 है तो 5 के पावर 3 से करेंगे, ठीक है। और देखिए जब नीचे भी करेंगे गुणा 5/3 से, तो ऊपर भी करना होगा, ये आपको बात याद रहे, ठीक है। देखिए 17 गुणे 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 125, अब बटे में 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, क्या हो दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, और 2 हमारा घात था, दोनों में से एक घात लिख लिया, कितना बात है समझ में। और इनको क्या हमने कर दिया गुणा, ठीक है। अब बटे में 10 की घात 3 है ना, तो हम एक लिख करके 3 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हमको देखना है कि 1 2 3 जीरो है, हमको 3 जीरो है ना, तो 3 अंक है ना, तो 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ लगाएंगे, 2 पॉइंट 1 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3, 2 नंबर का तीसरा, जो कि ये भी एक शांत था। तो 15/1600 था ना, ये था, तो हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, ये जो कटने वाला है इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ना, हाँ 5 से कट जाएगा, 5 × 15, और जो कि 5 × 15 यहाँ 1 बचा, तो 5 दूनी 10 और 1 जीरो, तो 3/320 आया। 320 का गुणनखंड किया, 2 के पावर 6 आया, मतलब 2 6 बार आया था ना, नहीं किया तो यहाँ पर कर भी लीजिए भाई, क्या दिक्कत है। तो बता, अभी तो बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ 2 के पावर 6 है ना, 2 के पावर यहाँ पे 6 है, तो गुणे, अब यहाँ पे नकल नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 के पावर 6 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 के पावर 6 और गुणे 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 ही लगाएंगे केवल ना। अब हम आगे स्टेप में क्या करेंगे कि 3 गुणे, अब हम आगे यहाँ पे क्या हम करने वाले हैं ना, कि यहाँ पे देखिए 5 की पावर 5 से, ठीक है, 5 की पावर 5 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 3 गुणे 5 की पावर 5 बटे 2 की पावर 6 था ये पहले से हमारा, और 5 की पावर 1 था, और गुणे 5 की पावर 5 से गुणा कर दिया। अब देखिए 3 गुणे क्या कर देंगे, गुणा किया 9375 आया। अब 2 की पावर 6 लिख करके अब हम करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आधार, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब आधार समान है ना, तो हमको ये कि एक कंडीशन होता है कि आधार समान होने पर घाते जुड़ जाते हैं, ये एक रूल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आधार है, समान है, तो यहाँ पे घाते जो है जुड़ जाएंगी। तो कैसे जुड़ेंगी, 2 की पावर 6 हो जाएगी गुणे, और जो कि 5 है, आधार हमारा 2 था, तो 2 और 5 में हम 1 लिख करके और 5 को 6 कर देंगे, ओके। अब देखिए ये तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए 2 की पावर 6
गुणे 5 की पावर 6। जब इसको दोनों गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएंगे 10 की पावर 6, मतलब 1 लाख आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे और 10 की पावर जो 6 का है ना, मतलब 1 लिख करके 6 जीरो बढ़ा देना है, तो 6 जीरो है हमारा ये। अब हमको 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 अंक के बाद ऊपर पॉइंट लगाना है। ठीक है, अगर कोई अंक कम पड़े तो हम जीरो को जोड़ लेंगे। ओके, तो यहाँ क्या हम करेंगे, इतना हमारी संख्या थी 9375 लिख लिया, अब बची दो अंक हमारा कम पड़ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे शून्य को बढ़ा लिया, 6 अंक हो गए। इसके बाद हमने ये शून्य लगा दिया और एक जीरो हमने लगा दिया अपने आप से ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, और पाँचवा हो जाएगा, पाँचवा नहीं चौथा, क्या है ये, और 23 बटे में 2 की पावर 3 है और गुणे 5 की पावर 2, जो कि ये भी शांति था ना। देखिए अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, 23 बटे में और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 लिख करके यहाँ के 5 की पावर 1 से गुणा कर देंगे, और यहाँ जब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। एक आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यार 5 की पावर 1 से ही गुणा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हमें कुछ न कुछ कंडीशन मिल जाएंगे, ताकि हम कुछ आगे हल कर पाएँ। इसलिए देखिए यहाँ पे आधार समान हो जा रहा है ना, 5 की पावर ये भी है, 5 की पावर भी है, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए 5 की पावर 1 से किया। ठीक है, अगर 2 से करेंगे तो यहाँ पे गुणा भाग में दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए। तो जब हमने नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट आगे 23 गुणे 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 115 आएगा, और 2 की पावर 3 अब 5 की पावर, हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों को लेंगे 5 और 5 आधा समान है, तो 2 1 3 घाते जुड़ जाएंगी। ठीक है, और 115 और इसको हम गुणा करा लेंगे 10 की पावर 3 आ जाएगा, मतलब 1000। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे आराम से। ठीक है, 115 बटे में 1000, अब गिन लेंगे 1 2 3, 3 जीरो है ना, मतलब यहाँ पे 3 अंक के बाद हम पॉइंट लगाने वाले हैं, तो 1 2 3 इसके बाद पॉइंट लगा दिया, इसके पहले मैंने जीरो लगा दिया, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं पाँचवा, 6 बटे में 15, पहले इसको क्या कर लेते हैं, सरल रूप में कर लेते हैं, जो कि ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 4 3 5 15, जो कि 2 बटे 5 ये आएगा सरल रूप में। अब देखिए 2 बटे 5, ठीक है, तो इसको हम 2 से जब नीचे करेंगे गुणा, 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 दूनी 4 अब 5 दूनी 10, यहाँ पे एक अंक है ना, मतलब एक जीरो है ना, तो ऊपर हम एक अंक के बाद ही पॉइंट लगाएंगे, 4 लिख करके इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, इसके पहले में एक जीरो लगा दिया, जो कि ये आ गया आपका आंसर। अब देते हैं छठा, जो कि लास्ट है, 35 बटे 50। ठीक है, और देखिए इसको पहले कटने वाला है, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दाम 50 और 5 7 35, मतलब 7 बटे 10। तो यहाँ देखिए एक अंक मिला जीरो, तो ऊपर हम जाएंगे एक अंक के बाद पॉइंट को लगा देंगे, 7.0 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन जो 2 समझ में आया होगा यार। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं खल्लास। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, पहले बुक को हम लाते हैं। देखिए बोला गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमित संख्या है या नहीं। यदि यह परिमित संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं भाई। इनके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बस वही देखते हैं। ठीक है, इनका हम पहला लिख लेते हैं, पहला। ठीक है, दिया गया था 43 पॉइंट, ये आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको इससे सब क्वेश्चन देखते ही ना कुछ दिमाग में ख्याल आ रहा है ना, क्या आ रहा है कि इसके बाद जो हमारा अंक था वो रुक गया है, जा नहीं रहा है। ठीक है, मतलब तो ये क्या होगा, 1.7 एक शांत होगा, जो कि लिमिट लग गया ना, बस जो जितना भी है उतना ही है, तो 0.7 क्या आएगा, शांत है। तो यह एक अपरिमित संख्या है, इसे हम बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ और देखते हैं इसके आगे ना, यह संख्या लिख करके अगर हम इसको पॉइंट को हटाते हैं तो 1 लिख करके 2 4 6 8 9 पॉइंट के बाद 9 अंक है तो 9 जीरो हम बढ़ा देंगे। ओके, तो हमारा हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है,
तभी तो ये शांत है, तभी तो ये परिमित संख्या है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये ऐसा दिया गया है 0.120 1220 1230 1240, ऐसे चलता चला जा रहा है ना। तो इससे देखने से हमको ये प्राप्त होता है ना कि रुक ही नहीं रहा है, मतलब ये अशांत है। दशमलव प्रकार क्या है, अशांत है। और यह एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम बटे में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये तो देखने में पता चल रहा है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 43.12345678 इसके ऊपर बार लगा है, बार का निशान लगा है ना, मतलब एक ये डंडा का होता एक रेखा होती है, इसे हम बोलते हैं बार का निशान। ठीक है, इसको देखने से क्या पता चलता है, दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा लेकिन परंतु आवर्ती होगी। मतलब ये संख्या जब इतना लिखा गया है ना, अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये संख्या दोबारा ये रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से हो जाएगा, फिर यही संख्या होगा रिपीट। ठीक है, इसका मतलब ये है ये रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, इसको हम बटे में, यह एक परिमित संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, इसके बटे में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको आंसर दूसरा के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, हर का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं होगी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों बात सही है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 होता है कंप्लीट। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।